कौन सा चैप्टर चल रहा था? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ चुके थे? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में कल पढ़ चुके थे। जो लोग आए थे उनको समझ में आएगा। तो कहां तक चल, आगे का टॉपिक था स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यहां से पढ़ाना था। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर अभी हम फीमेल्स के अंदर oogenesis पढ़ेंगे कि कैसे उनके अंदर ओवा का प्रोडक्शन होता है ओरी के अंदर। और यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? टेस्टिस के अंदर। कल हम लोगों ने देखा था टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखा था। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। पूरा सेक्शन काट के पूरा डायग्राम देखा था, समझ में आया? तो उसकी लोकेशन पता है तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें 2 टाइप्स के हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? एच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। समझ में आया? तो हार्मोन्स के बारे में भी हम कल पढ़ चुके थे। कौन सिक्रीट करता है? देखो, जो हाइपोथैलेमस था वो सिक्रीट करता है क्या? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। तो जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि आप हार्मोन्स को रिलीज कीजिए। कौन कौन सा हार्मोन? एलएच और एफएसएच। एफएसएच का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और एलएच का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। समझ में? तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को देखेंगे, जबकि कल हम बता चुके थे, लेकिन आज देख लेते कैसे होता है। जैसे हमने बताया था, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शन काट के बताया था तो उसमें हमने बताया था कि स्पर्म का फॉर्मेशन किससे होता है? मेल जर्म सेल्स। लिखा था ना, मेल जर्म सेल्स। एक तो आती है मेल जर्म सेल्स और एक आता है, जैसे ऐसे मैंने डायग्राम बनाया था, ऐसा वाला डायग्राम दिखाई दिया। तो ये क्या होती है? मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया जिसको कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। तो इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया के डिवीजन से ही किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का। और ये सर्टोली सेल्स का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जो कि मैंने कल पढ़ाया था। समझ में आया? तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कैसे देखते हैं? कैसे? तो किससे होता है? मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल्स क्या थी? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। इनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना रहता है? फोर्टी 46 होते हैं क्रोमोसोम, 44 ऑटोसोम्स होते हैं और एक 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। समझ में आया कैसे हुआ है? टोटल हुए 46। इतनी बात समझ में आई? तो इनका इसमें पहले होता है माइटोसिस डिवीजन। नहीं, इधर से लिखते हैं। माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस में क्या होता है? अभी आप लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा उसे। तो माइटोसिस डिवीजन में इक्वल सेल्स बनती हैं, मतलब इक्वल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं। ये क्या है? 2n है। इसमें दो सेल्स बनी ना, 2n इधर 2n इधर।
माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, एक से दो सेल्स बनी जिनका क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। यहाँ 46 है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा 46। समझ में आया? अब इसमें फर्दर फिर से क्या होगा, मियोसिस डिवीजन। पहले होगा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस में भी टू टाइप से होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट हुआ तो एक सेल से कितनी सेल्स बनती है, 4, और उनका क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है ना। यहां आ गया n, यहां आ गया n। जैसे यहां क्या था, 44 था, यहां क्या आ जाएगा, 22 XY। इतनी बात समझ में आई सबको, कैसे डिवीजन हुआ। अब जो n है इसमें फिर से क्या हुआ, मियोसिस सेकेंड। जब मियोसिस सेकेंड होता है तो कितने टाइप्स की, एक से कितनी बनती है, 4, लेकिन उनका क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। जितना n है तो ये हैप्लॉइड, इसका मतलब ये क्या है, डिप्लॉइड, और ये है हैप्लॉइड। समझ में आ रहा है ना, अभी सेल डिवीजन पढ़ोगे तो और क्लियर ठीक सा समझ में आया। कितनी बनी, हैप्लॉइड। इसी तरह इससे भी बनेगा। हाँ, एक से 4 सेल्स बनेंगी ना। हाँ, इसमें भी 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे, तो हम एक एक बता रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड ये सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब गोल गोल आकार के बना लो चाहे। ये क्या है, स्पर्मेटिड। और इसी स्पर्मेटिड से ही किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का। किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का। समझ में आया? स्पर्मेटिड से स्पर्म के फॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं, स्पर्मियो स्पर्मियोजेनेसिस। यहां एक बात ध्यान रखो, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऑप्शन में दे दिया कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, या फिर मेल जर्म सेल से स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो मेल जर्म सेल्स यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। समझ में आया? तो मैंने सिर्फ एक का बनाया, अब इधर भी आप जैसे ज्यादा स्पेस हो इसका भी इसी तरह का बना लो, 4 सेल एक से 4। हाँ, पूरा बनाते चले जाओ, इसी तरह इसमें भी बना लो, ऐसे ऐसे करके हम बना के ही बता देते। जैसे इससे 1 से 2 हुई है, एन इधर आ जाएगा, एन इधर। समझ में आया? और ये क्या है, स्पर्मेटिड। ये क्या है, स्पर्मेटिड है, इनसे बन गया स्पर्म। समझ में आया? स्पर्म, बस ये टर्म से याद रखो, यहीं से कंफ्यूज करेगा। और स्पर्मिएशन एक वर्ड आता है, स्पर्मिएशन, वो क्या होता है हम बता रहे हैं, उसको ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं। इसके बाद आता, कौन सा टॉपिक आता है, मतलब
स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसको बना लो जल्दी से। स्पर्मिएशन, एक वर्ड आता है स्पर्मिएशन, जो कि नीट में पूछा भी गया। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस पता चल गया ना, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और स्पर्मियोजेनेसिस, मियोजेनेसिस टर्म से ध्यान से देखना, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना। स्पर्मिएशन देखो दोनों एक ही जैसे लगते हैं ना, मतलब तीनों एक दूसरे से। इसमें ये होता है कि द रिलीज ऑफ स्पर्म इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन द सेमिनिफेरस, अब आप लोगों को कुछ समझ में आया कि क्या है? जब हम वहां पर सेक्शन काट के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का देखे थे, मतलब कि जब देखे थे तो वहां क्या था, अभी हमने बनाया था ना, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है यही तो फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म का। तो जो उनके बीच में ल्यूमन प्रेजेंट था, हमने एक डायग्राम भी बनाया था ऐसे ऐसे करके। तो स्पर्म इससे बन के कहा जाते थे, ल्यूमन से, और ल्यूमन से ही निकल के कहा चले जाते थे, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाते थे। समझ में आया? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बहुत सिंपल है। स्पर्म में क्या है, इसका स्ट्रक्चर मेनली 4 टाइप्स, मतलब 4 पार्ट्स देखने को मिला था इसके स्ट्रक्चर में। पहला है हेड, दूसरा टेल पहले ही आ जाएगा, नेक, फिर मिडल पीस, उसके बाद टेल। अब इसको स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कैसे होगा। बात नहीं, ये हुआ टेल। इतना पार्ट इसका हेड हुआ, इतना नेक, मिडल पार्ट, और ये टेल। क्या इसमें डिप्लॉइड न्यूक्लियस रहेगा या फिर हैप्लॉइड? डिप्लॉइड रहेगा ना, बताओ।
हाँ मैम, इसने कहा हाँ मैम, पलटो अभी लिखवाया है मैंने। ये है एक्रोसोम। स्पर्म के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको क्या कहते हैं, एक्रोसोम। ये है इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हैप्लॉइड न्यूक्लियस। क्या चीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये इधर माइटोकॉन्ड्रिया। ये है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और ये है डिस्टल सेंट्रियोल। समझ, ये आपका यहां से लेके यहां तक हेड हो गया, यहां से लेके यहां तक नेक हो गया, और यहां से यहां तक मिडल पीस, और पूरा ये यहां से लेके यहां तक टेल। इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या रहता है, 25 से 30 नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। इनका काम रहता है इसको एनर्जी प्रोवाइड करना, तभी तो ये मूवमेंट कर पाएगा, तभी तो मूवमेंट कर पाएगा ना। नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर, इसका जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है ये क्या बनाता है, एक्सियल फिलामेंट। ये जो बीच वाली लाइनिंग है, जो कि टेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना, टेल क्या हुई। तो ये जो एक्रोसोम्स होता है ये कैट लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या भरे होते हैं, एंजाइम्स भरे होते हैं। ये एंजाइम्स उस टाइम पर काम देते हैं जब ये फीमेल्स की बॉडी में फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, वहां पर क्या आएगा, एग्स आएगा, एग, अंडा। तो उसको फर्टिलाइज करने के लिए उसकी जो मेम्ब्रेन रहेगी ठीक, उसको मतलब हटाने का काम करेगा, उसको पेनिट्रेट करेगा, तब जाके उसकी मेम्ब्रेन हटेगी, तब ये इसका पूरा पार्ट एक्स के अंदर नहीं जाता, सिर्फ इसका न्यूक्लियस उस एक्स के अंदर चला जाएगा, बाकी पूरा पार्ट वेस्ट। समझ में, केवल इसका न्यूक्लियस जाएगा। अभी फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे। क्या चीज, साइज अभी बता रहे हैं, नोट्स डाल के कुछ लिख लो पॉइंट। देखो इनका ना साइज वेरी किया करता है, कुछ हेल्थी रहते हैं, कुछ सब तो इतने मतलब अभी लिखवा रहे हैं कुछ डेटा, इतने 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में रिलीज होते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही ओवा को फर्टिलाइज कर पाता है। एक बार में कितना सीमेन निकलता है, सीमेन क्या होता है पता है, स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा, स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा को सीमेन कहते हैं।
एक बार में 2.5 से 5 ml सीमेन रिलीज होता है। एक बार इजैकुलेशन करने पर 2.5 से 5 ml सीमेन रिलीज होता है। और इसमें कितने स्पर्म होते हैं? 200 से 300 ml मिलियन। हमने एक चीज बताया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? स्पर्म होते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका ओवा, है ना, बताया था ना। तो इसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते। बस समझ में आई? अब इसके बाद बात आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत इजी है, इसको बना लेना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिस तरह हमने मेल्स के अंदर देखा था, उनके अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह फीमेल्स की बॉडी में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट वाइज कुछ लिख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, नंबर 1, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या था? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या होगा इनके अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? मेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था? टेस्टिस। और फीमेल्स के अंदर ओ नहीं ओवरी। ओवरी के अंदर ही ओवा का फॉर्मेशन होता है। कुछ फीमेल्स एसेसरी, कुछ फीमेल्स एसेसरी क्या रहेंगी? डक्ट। कुछ फीमेल्स एसेसरी डक्ट रहती हैं। पहले हम डायग्राम इधर बना देते हैं। रेड, रेड है किसी के पास? रेड।
ओवरी के नंबर क्या होता है, पेयर में पाई जाती ओवरी। चलो इसी से बना देते हैं। इधर समझिए, ये क्या है, यूट्रस। ये क्या हुआ, यूट्रस पियर शेप्ड। और ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब। इसके भी फर्दर ओविडक्ट भी तीन तीन भागों में बटी हुई है। इसको कहते हैं एम्फ्यूला, इसको कहते हैं इनफंडिबुलम, और इसको कहते हैं इस्थमस। ये होती 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, और इसका काम है ओवा को रिसीव करना। यहीं पर फर्टिलाइजेशन इसी के अंदर एम्फ्यूला रीजन में भी होता है। ये हुआ इनफंडिबुलम, ये हुआ एम्फ्यूला, एम्प्यूला, ये हुआ इस्थमस। फैलोपियन ट्यूब्स के भी 3 पार्ट्स हैं। इस्थमस वो पार्ट जो यूट्रस को फैलोपियन ट्यूब से जोड़ता है, और ये फूला हुआ पार्ट एम्प्यूला कहलाता है। और इनफंडिबुलम, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनफंडिबुलम कहते हैं इसको। यही रिसीव, यहां से ओवा को यही रिसीव करता है, समझ में। और ये है सर्विक्स, और ये है वेजाइना। इधर पहले प्रोसेस समझ लो फिर लिख पाते हैं। मान लो कि ये वेजाइना है, ये वही रीजन है जहां पर मेल्स अपने स्पर्म को छोड़ता है, रिलीज करता है। यहां पर छोड़ा, उसके बाद सर्विस के थ्रू कहां पहुंच गया, यूट्रस में। यूट्रस से वो जाके कहां जाएगा, स्पर्म। मान लो यहां स्पर्म छोड़ा, और यहीं से बेबी का बर्थ भी होता है। यहां गया स्पर्म, यहां चला गया, और यहां से ओवा बना, ओवा यहां। अभी फर्टिलाइजेशन में समझाएंगे। ये ओवा दोनों फ्यूज करेंगे, कैसे होगा अभी बताएंगे, समझ में आए। वेजाइना का काम होता है, मतलब वेजाइना में ही डिस्चार्ज किया जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो ये जो इसकी मेम्ब्रेन होती है यूट्रस की, ये 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। इसकी जो आउटर होती है, इनर होती है, और मतलब इनर होती है, मिडल भी होती है। इनर वाली को क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम। मिडल वाली को मायोमेट्रियम, और साइड वाली को पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, और इसको मायोमेट्रियम। और इसकी जो इनर वाली रहती है, इधर लिखे दे रहे हैं, इसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। तो यहां समझिए, ये इंडोमेट्रियम मतलब कि जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है ना, फीमेल्स के अंदर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है हर मंथ। तो क्या होता है, ये इंडोमेट्रियम की वॉल हर मंथ मतलब बनती है,
और इसके बाद में क्या होता है कि ये मतलब जब फर्टिलाइज एग हो जाएगा, मतलब जब जायगोट बन जाएगा, वो आके इससे चिपक जाता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है प्रेगनेंसी में। लेकिन जब ये नहीं बनता है तो क्या होता है, ये मेम्ब्रेन शेडिंग होना शुरू हो जाएगी, टूट कर गिरना, और वो पीरियड के फॉर्म में हर मंथली बाहर निकल जाता है। समझ में आया? एसेसरी डक्ट के अंदर क्या आएगा, इधर हम लिख लें। देखिए कौन कौन सी डक्ट है जो हेल्प कर रही है। एक तो हो गया फेलोपियन ट्यूब, दूसरा यूटेरस, तीसरा बताइए सर्विक्स, वेजाइना, समझा? एसेसरी ग्लैंड्स आती हैं, फीमेल एसेसरी, इसका मतलब फीमेल है। कौन कौन से मतलब एसेसरी ग्लैंड्स रहती, क्या इसमें भी हार्मोन्स का रिलीज होता है ना, हार्मोन्स रिलीज होता है। उसके बाद क्या आता है, फीमेल एसेसरी एक्सटर्नल जेनिटेलिया, समझ में? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं। समझ में आया ना? आप कुछ पॉइंट्स लिखवा दें, लिख लो जल्दी जल्दी, भूल जाओ। पहले ओवरीज के बारे में लिख लो थोड़ा सा। ओवरीज के बारे में लिखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, पॉइंट बना के लिखो। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, पॉइंट बनाते बनाते लिखते जाओ। वन पेयर होता है, वन पेयर, लेंथ लिख लो। ये महारानी कहाँ चली गई? लड़ाई हो गई क्या? लड़ाई हो गई क्या? उससे लड़ाई हो गई ना? क्या हुआ? हाँ, वन पेयर, लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर, लेंथ 2 to मतलब 2 से 4 सेंटीमीटर ओवरी की लेंथ। ओवरी आर द अटैच्ड, हाँ अगला पॉइंट लिख लो। मतलब अटैच्ड किससे, एक चीज तो भूल ही गए, यहां से अटैच्ड रहता है। ये भी कहीं ये हवा में थोड़ी ना उड़ेगा, ये भी तो कहीं अटैच्ड रहेगा। ओवरी, ओवरी आर अटैच्ड टू द pelvic and uterine wall. Ovary are attached pelvis and uterine wall with the help of ligaments.
अगला पॉइंट लिखो, इंटायर स्पेस इनसाइड ओवरी, इंटायर स्पेस, इंटायर स्पेस इनसाइड ओवरी इज नोन एज स्ट्रोमा। मान लो कि ये ओवरी है, ओवरी को देखा जाए तो इसमें क्या रहता है, आउटर कॉर्टेक्स भी रहता है और सेंटर में मेडुला। इंटायर स्पेस इनसाइड ओवरी इज, हाँ, इनसाइड ओवरी इज नोन एज स्ट्रोमा। And it is further divided into two parts. Two parts. Two parts. Two parts. टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। इसके आउटर कॉर्टेक्स में क्या रहते हैं, हैज फॉलिकल्स, और इनर मेडुला में ब्लड वेसल्स। मतलब इसके पास आउटर कॉर्टेक्स में क्या रहेंगे, फॉलिकल्स रहेंगे। अभी फॉलिकल क्या होते हैं हम बताएंगे जब ओवरी देखेंगे। मतलब ओवा के ऊपर कुछ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। इसके बाद बात आती है फैलोपियन ट्यूब, या इसको क्या कहते हैं, ओविडक्ट, अंडवाहिनी शायद हिंदी में क्या कहते हैं। इसको भी फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया था, पहला था इनफंडिबुलम, वही चीज है जो हम समझा चुके, वही सब लिखवाना है। और दूसरा था एम्प्यूला, इस्थमस। फैलोपियन ट्यूब्स कितना, मतलब लेंथ कितनी थी, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। बात समझ में आ गई। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन करवाना। इसके बाद दूसरा आता है यूट्रस। यूट्रस का बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। यूट्रस जहां पर बेबी आपका 9 मंथ तक पूरा बेबी का मैच्योरेशन होती है, डेवलपमेंट होता है उसके अंदर, समझ में आया। जायगोट आकर उसकी यूटेराइन एंडोमेट्रियम से आके चिपक जाता है और 9 मंथ तक वहीं पर उसका डेवलपमेंट होने लगता है। यूट्रस, यूट्रस में कितनी मेम्ब्रेन्स थी, कितनी वाल थी, 3। कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, दूसरी मायोमेट्रियम, और तीसरी इंडोमेट्रियम। समझ में, पेरीमेट्रियम, अब पेरीमेट्रियम के बारे में 2-3 पॉइंट लिख लो डैश करके। एक्सटर्नल थिन लेयर,
पेरीमेट्रियम के आगे लिखो एक्सटर्नल थिन लेयर, मतलब बाहरी है और थिन पतली सी एक लेयर है पेरीमेट्रियम। आउटर कवरिंग है ना, आउटर लेयर। एक्सटर्नल थिन लेयर और किससे मिलकर बनी हुई थी? लूज कनेक्टिव टिश्यू। लिख दे क्या? एक्सटर्नल थिन लेयर लिखा, मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद मायोमेट्रियम। ये क्या है? मिडल। कौन सी लेयर है? मिडल। देखो ये थिन है, इसके बाद ये जितना यहां से यहां तक है ये सब क्या है? मिडल लेयर। मिडल लेयर तो ये थिक हुई ना, मिडल थिक लेयर। समझ में? मिडल थिक लेयर और किससे बनी होती है? स्मूथ मसल से। किससे मिलकर बनी हुई? स्मूथ मसल से। मतलब कि जब बेबी का बर्थ होता है तो यही जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम, वो मायोमेट्रियम, यही कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब यहाँ पर मान लो बेबी है और ये जब ये जो मायोमेट्रियम है कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी बेबी बाहर जाएगा। तो इसका हेल्प है किसमें? कॉन्ट्रैक्शन में। किसमें? बेबी बर्थ में। मान लो आ जाए क्वेश्चन में बेबी बर्थ में कौन सी वॉल हेल्प करती है या फिर कॉन्ट्रैक्शन करती है, तो कौन सी? मायोमेट्रियम। और इंडोमेट्रियम ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं। ये क्या होती है? इनर ग्लैंडुलर सेल। ग्लैंडुलर लेयर इनर होती है और ग्लैंडुलर होती है। कौन सी है मायोमेट्रियम? ये अंदर वाली। अब देखो यूट्रस के बारे में देख चुके हैं। यूट्रस के बाद क्या आता है? सर्विक्स आता है। क्या आता है? सर्विक्स। तुम लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों जब बेबी बर्थ होता है तो मतलब कहेंगे ना मुंह नहीं खुला, कुछ ऐसा सुने तो उनका क्या होता है? सर्विक्स मोटा होता है और ये ओपन नहीं हो पाता है। सर्विक्स ओपन नहीं हो पाता जिससे कि वो बेबी बाहर निकल नहीं पाते। ये मोटा होता है और इसी इतने ये सबसे कम होता है। सोच लो यहां से निकल गया, समझो हो गया बर्थ। वेजाइना तो बड़ा रहता है ये, लेकिन ये इतना छोटा रहता है और यहीं से निकालना रहता है। समझा? सर्विक्स। अगला लिखो सर्विक्स। सर्विक्स इंडोमेट्रियम इनर आंतरिक ग्लैंडुलर लेयर परत। आंतरिक ग्लैंडुलर परत लिख लो। कॉन्ट्रैक्शन। अब सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? और एक बात, जैसे कि मेल्स के अंदर क्या था? उनका स्पर्म बनना कब से स्टार्ट हुआ है? उनकी एक एज थी प्यूबर्टी के टाइम से। लेकिन फीमेल्स के अंदर ये है कि जब वो अपनी मदर के पेट में रहती तब से एम्ब्रियोनिक स्टेज रहती है, तब से उसके अंदर वो जेनेसिस होना स्टार्ट हो जाती है। सोचिए, oogonia का फॉर्मेशन तभी से हो जाता है उनके अंदर। लेकिन उनके अंदर एक लिमिट रहती है, जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म
हाँ 40, किसी का 45 से ही। हाँ हाँ, अरे किसी किसी में 35 से भी देखा गया। अगला क्या था, सर्विक्स। ये क्या है, लोअर नैरो पार्ट, मतलब एक सकरा, लोअर साइड में क्या है, एक सकरा पार्ट है, जिसको क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। लिख लो, हिंदी में लिख। ठीक है, नैरो मतलब सकरा और लोअर पार्ट सर्विक्स। अब लास्ट आता है वेजाइना। वेजाइना वेजाइना क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये वही स्थान है जहां पर मेष अपने स्पर्म को छोड़ता है और बेबी का बर्थ होता है। लिख लो हिंदी इंग्लिश की समझ। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्पर्म डिस्चार्ज, स्पर्म डिस्चार्ज हेयर मतलब इस जगह पर, एक्ट एज बर्थ कैनाल, इसी को क्या कहते हैं, लिखवा ही देखते हैं। एक्ट एज बर्थ कैनाल, स्पर्म डिस्चार्ज अकर हेयर, मतलब इसी जगह पे, समझ में, इसी को क्या कहेंगे, बर्थ कैनाल कहेंगे। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लिख लिया ना। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया, लास्ट। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जैसे मेल्स के अंदर देखा था, उसी तरह फीमेल्स के अंदर भी। मेल्स में क्या था, स्क्रोटम और पेनिस, उनका स्क्रेट, और इसके अंदर देखो क्या रहता है, ऐसे पॉइंट वाइज बना के लिख लो। इसके अंदर आएगा लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमेन आएगा, और क्लिटोरिस। मतलब कि जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सटर्नली देखेंगे तो उनमें लेबिया मेजोरा देखने को मिलेगा। ये एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आउटर रहता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लेबिया माइनोरा उसके अंदर रहेगा, जो कि समय के साथ कलर चेंज होता रहता है। हाइमेन, हाइमेन एक परत होती है आपके, जो एक परत होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पर ये फट जाती है। और तीसरा क्लिटोरिस, यहाँ पर क्या होता है, सेंसेशन का काम होता है, मतलब यहाँ पर नर्व प्रेजेंट रहती है। बस नाम लिख लो बस। क्या चीज, अब इनके नाम लिख लो दुआ। देखो क्लिटोरिस के अंदर क्या होता है, ये लेबिया माइनोरा के ऊपर ही प्रेजेंट रहता है, और इसमें क्या होता है कि सेंसेशन का काम होता है, और इसका रिप्रोडक्शन में कोई
काम नहीं रहता, बस सेंसेशन का काम करता है। इसके बाद बात आती है मेमोरी ग्लैंड। मेंशन किया गया है मेमोरी ग्लैंड। ये फीमेल के ब्रेस्ट में प्रेजेंट होती है, ये भी पेयर्स में होती है। मेमोरी ग्लैंड की बात की जाए, इसमें क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करने का काम करती है। मेमोरी ग्लैंड हेडिंग डालो, थोड़ा सा लिख लो 2-3 पॉइंट। लोकेटेड इन द फीमेल ब्रेस्ट, लोकेटेड इन द फीमेल ब्रेस्ट, composed of glandular tissue and fat। फर्स्ट वाला लोकेटेड इन द फीमेल ब्रेस्ट, फीमेल की ब्रेस्ट पर लोकेटेड होते हैं। कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट, किससे मिलकर बने हुए हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट से। प्रोड्यूस मिल्क ओनली आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मिल्क का प्रोडक्शन उसी टाइम होगा जब चाइल्ड यानी बच्चे का बर्थ होगा। प्रोड्यूस ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट, फैट फैट। और दूसरा लिखिए प्रोड्यूस मिल्क, प्रोड्यूस मिल्क ओनली आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इसमें मेमोरी ग्लैंड में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उनको लिख लो बस। एक आता है, फर्स्ट पॉइंट डाल के लिख लो, मेमोरी लोब, मेमोरी लोब, मेमोरी लोब, मेमोरी एल्विलाई, मेमोरी लोब। नेक्स्ट है मेमोरी एल्वुलस, गुच्छे के आकार की संरचना रहती है जिनके अंदर इनकी सेल्स की लाइनिंग रहती है जहां से मिल्क का प्रोडक्शन होता है। मेमोरी एल्विलाई, एल्विलाई जैसे लंग्स में देखा था एल्वुलस, उसी तरह वही है। और तीसरा मेमोरी डक्ट, और चौथा है एम्पुला। क्या चीज, चौथा है एम्पुला, एम्पुला। ये उसके पार्ट्स हैं, इसमें क्या हिंदी इंग्लिश इनकी सेम ही रहती है। अभी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको ओपन करना, उससे मिलाना। और पांचवा लैक्टिफेरस डक्ट, जहां से लैक्टेशन होता है, लैक्टिफेरस डक्ट। और छठवां है निप्पल, निप्पल। और लास्ट है एरियोला। अरे भाई रुक जाओ, थोड़ा फोटो खिंचवा लो, जाके ऑफिस से बुला लो, जाके फोटो खींच ले, नहीं तो कितने बच्चे बचेंगे। जा बुला लो जाके, बैठो तुम, बैठो। हाँ बस तुरंत चली जाओ, फोटो खींच जाए बस तुरंत जाओ। एरियोला, हिंदी में सुन लो तो और कठिन लगेगा। अब बात आती है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में फीमेल्स के अंदर क्या होगा, ओजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। फोटो ले लीजिए, 2-3 बच्चे चले गए ऑलरेडी।
वही तो, ये उठ के जा रहे थे, मैंने मना किया इनको। रुक जाओ। ट्रेन है, सर से बता दो जाके, जाओ फिर तुम बता दो जाके, लेकिन नहीं डांटेंगे। बता दो कि हमारी ट्रेन है, अपनी प्रॉब्लम बताओ, पहले ले लिया गिरे। वो जेनेसिस, वो जेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवरा, ओवा। और कहां पर होता है? सब जा रहे हो क्या? बैठो, कहीं नहीं जाना। 5 बजे छोड़ देते तब भी इतनी प्रॉब्लम। क्या वो? नहीं बैठो, जाना नहीं है क्लास, बैठो। अब ये प्रॉब्लम सर से बताओ। ओ गोनिया में ये क्या है? गैमेट मदर सेल, गैमेट मदर सेल। oogonia में होगा क्या? मियोसिस डिवीजन। oogonia से क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte, प्राइमरी में क्या होगा? प्राइमरी के अंदर भी प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, और फिर टर्सरी। प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte। डिग्री नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है। नहीं, 1 डिग्री लिख दोगी। सेकेंडरी oocyte लिख लो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इतने तो समझदार हो ही। और इसी सेकेंडरी oocyte से ओवा का फॉर्मेशन होता है। यहां पर समझो, ये जब आपका oocyte था, तो इस oocyte के ऊपर आके एक लेयर बन गई, जिसको प्राइमरी फॉलिकल, जो आगे हमने फॉलिकल बताया था ना, बताएंगे। इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल यहाँ आके फिर सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, फिर टर्सरी फॉलिकल बन गया। हाँ, उसके बाद में जब ऐसा मतलब डिवीजन होता गया, तो इसका जो oocyte है अंदर का, ये भी डिवाइड होता गया, ये भी डिवाइड होकर 2 बन गए, एक बड़ा और एक छोटा, 2 बन गया। इसको कहेंगे पॉलन, पॉलन कहेंगे। और यही है, मतलब मेन यही है जिससे फर्टिलाइज होना। प्रोसेस लिख लो कैसे होगा।
समझ में आया? मियोसिस फर्स्ट हुआ, जब मियोसिस मान लो ये हुआ था, इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, ये डिप्लॉइड था ना, इससे हैप्लॉइड बचा, हैप्लॉइड ये समझ में आया? हैप्लॉइड हैप्लॉइड हो गया था। नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा क्या? उसको निकालो तभी होगा।